दोस्तों अगर आप चाहते हो कि कल मॉर्निंग में भी मैं एक सेशन लूं जहां पे मैं वन शॉट आपकी पूरी की पूरी जो रिवीजन कर रहा हूं आपके एग्जामिनेशन में जाने से पहले, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और जो टारगेट लाइक दे रहा हूं मैं ज्यादा का नहीं, 1500 का टारगेट लाइक दे रहा हूं। टारगेट कमेंट में ज्यादा नहीं, 200 का टारगेट कमेंट दे रहा हूं। अगर आप ये कंप्लीट कर देते हो तो मैं आपके लिए दो चीजें जरूर लेकर आऊंगा। एक सबसे पहली चीज, बोर्ड रूल क्या है, ओसीएम के पेपर के लिए कहां पे क्या चीजें अटेम्प्ट करनी है, कैसे लिखना होता है, ये सारी चीजों पर भी एक वीडियो में लेकर आऊंगा। और साथ ही साथ कल मॉर्निंग का भी सेशन जो है आपका इसी पे क्लियरली क्या डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मेरे 3 चैप्टर्स रिवाइज करवाना बाकी है, तो मैं अभी फिलहाल रिकॉर्डिंग के फॉर्म में दे रहा हूं, जिससे आपके लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी और आप जल्दी से रिकॉर्ड पढ़ लोगे। सबसे पहली चीज वर्ड मार्केट की बात करता हूं। वर्ड जो मार्केट है ये आया लैटिन वर्ड मैकेटेस से, जिसका मतलब क्या होता है, टू बाय और टू सेल। समझा? ठीक है। और मार्केट मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी जगह जहां पे दो लोग होते हैं, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। दोनों क्या करते हैं, बायर जो रहता है एक सामान खरीदता रहता है और सेलर सामान बेचता रहता है, फ्री में बेचेगा नहीं, पैसे के एक्सचेंज में। तो उस जगह को हम लोग मार्केट बोलते हैं। अब मार्केट के अलग अलग कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली चीज प्लेस कॉन्सेप्ट है। प्लेस मतलब क्या होता है, मार्केट एक जगह होती है, एक प्लेस होता है, एक एरिया होता है। सही बात है। मार्केट क्या होता है, एक प्लेस होता है जहां पे सामान खरीदे और बेचे जाते हैं। कमोडिटी कंसेप्ट, कमोडिटी मतलब क्या होता है, मार्केट में कभी भी दो ही चीजें बिकती है, या तो प्रोडक्ट बेचेगा या तो सर्विसेज बिकेंगे, उसके अलावा कुछ बिकता नहीं है। तीसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो तीसरा चीज क्या दिया हमारा, एक्सचेंज कंसेप्ट। मार्केट में कभी भी आप जब कोई सामान खरीदने जा रहे हो या फिर कोई सर्विस खरीदने जा रहे हो, तो बट ऑब्वियसली बात, जब आप खरीदने जा रहे हो तो आपको फ्री में नहीं मिलने वाला, आप उसके बदले पैसे देते हो और पैसों के बदले वो सामने वाला इंसान क्या देता है, प्रोडक्ट देता है। फिर क्या आता है, एरिया। सही बात है, मार्केट जो होता है एक एरिया से कनेक्टेड होता है। मार्केट क्या होता है, एक एरिया में होता है जो बाकी एरिया से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। फिर क्या आता है, डिमांड और कस्टमर कंसेप्ट। सही बात है कि मार्केट वहीं पे खुलता है, मार्केट कहीं पे भी ओपन हो जाता नहीं, मार्केट उसी जगह पे ओपन होता है जहां पे डिमांड भी होती है और साथ ही साथ क्या होता है, आपका डिमांड होता है क्या, प्रोडक्ट या फिर सर्विस का, वहीं पे मार्केट ओपन करते हैं। स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट मतलब क्या होता है, स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट की अगर बात करूं तो ये तो हमारा अब तक जो हमने कंसेप्ट पढ़ा ये हमारे ट्रेडिशनल मार्केट का था। लेकिन आज की अगर मॉडर्न मार्केट की बात करूं, आज ऑनलाइन कई सारी वेबसाइट्स बना दी जाती है, एप्लीकेशंस बनाई दी जाती है, जहां पे वर्चुअली भी एक मार्केट क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, जहां सामान खरीदा और बेचा जाता है। किसके एक्सचेंज में, मनी के एक्सचेंज में। टाइप्स ऑफ मार्केट की अगर बात करूं तो सबसे पहली चीज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। 3 तरह के मार्केट है, 4 सेक्शन में लिखना, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। लोकल मार्केट क्या होता है, लोकल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जो विद इन द एरिया ही तक है, लिमिटेड होता है। फिर नेशनल मार्केट क्या होता है, जो पूरी कंट्री के विद इन द कंट्री होता है। सही बात है। एरिया मतलब क्या हो गया, पर्टिकुलर एक एरिया के ही लोग आते हैं और खरीदते। विद इन द नेशन क्या हो गया, पूरी कंट्री के लोग आते हैं यहाँ पे माल खरीदते और बेचते। फिर इंटरनेशनल मार्केट क्या हो गया, जो एक ऐसा मार्केट जहां पे के जो कस्टमर्स होते हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर नेशन के नहीं होते, वो बियॉन्ड द नेशन, अलग अलग नेशन के लोग यहाँ पे आते हैं, सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट, जब मैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट की बात करता हूं तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के मार्केट आते हैं। सबसे पहली चीज क्या आ जाता है, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। एक ऐसा मार्केट जो कुछ घंटे के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट क्या होता है, जो आपके वीकली मार्केट होते हैं, जो कुछ हफ्तों के लिए लगते हैं, कुछ दिनों के लिए लगते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपको शॉर्ट पीरियड मार्केट। फिर क्या आता है, लॉन्ग पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट क्या होता है, ऐसा मार्केट जो होता है लंबे समय तक चलता है, ठीक है, रुकता नहीं है, जो आपके ड्यूरेबल गुड्स बेचता है, ऐसे गुड्स जो जल्दी खराब नहीं होते। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। सही बात है। एक होता है होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट क्या होता है, एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे सामान छोटे छोटे अमाउंट में नहीं, बड़े बड़े क्वांटिटी में क्या बेचे जाते हैं और रेट क्या होता है, कम होता है। रिटेल मार्केट क्या होता है, ऐसा मार्केट होता है जहां पे जो सामान होते हैं वो कस्टमर के डिमांड के हिसाब से क्या किए जाते हैं, खरीदे और बेचे जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेल मार्केट बोलते हैं। फिर यही पे ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस पहला आता है प्राइमरी मार्केट। नाम प्राइमरी से सुन लो। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर फ्रूट्स बेचे जाते हैं, वेजिटेबल्स बेचे जाते हैं, उसको प्राइमरी मार्केट बोलेंगे। सेकेंडरी मार्केट मतलब क्या होता है, कि ऐसा मार्केट होता है जहां पे रॉ मटेरियल, सेमी प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल्स बेचे जाते हैं, ताकि एक मैन्युफैक्चरर आए, वो माल खरीदे और उसको और मैन्युफैक्चर करके फिर कस्टमर को बेचे। फिर क्या आता है टर्मिनल मार्केट। टर्मिनल मार्केट मतलब क्या होता है, कि ऐसा मार्केट होता है जहां पे कस्टमर जाते हैं और अल्टीमेटली वो फिनिश गुड्स लेते हैं, रॉ मटेरियल्स लेते हैं क्या, नहीं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स, सबसे पहले आता है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट मतलब क्या होता है, ऐसा मार्केट होता है जहां पे कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या होता है, जहां पर जो कस्टमर होता है उसको जो भी वांट होती है, उसको उससे रिलेटेड जो गुड्स होते हैं वो खरीदता है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स मतलब क्या होता है, एक ऐसा गुड्स जो खरीदा ही जाता है कि आगे प्रोसेस करने के लिए, वो एज अ रॉ मटेरियल यूज किया है। कैपिटल मार्केट मतलब क्या होता है, एक ऐसा मार्केट जहां पे फाइनेंशियल एसेट यानी
शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है? एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। अनरेगुलेटेड मार्केट क्या होता है? एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे गवर्नमेंट का उतना कंट्रोल नहीं होता, सारी चीजें सप्लाई और डिमांड पे क्या चलती है। फिर क्या आता है? ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। पहला आता है परफेक्ट कंपटीशन, ये ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे बहुत सारे क्या होते हैं? सेलर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बायर्स होते हैं। सेलर्स क्या बेचते हैं? होमोजेनियस प्रोडक्ट, मतलब सेम प्रोडक्ट बेचते हैं। समझ में आ गया? वो भी क्या होता है? एक सिंगल प्राइस में। फिर क्या होता है? इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट मतलब क्या होता है? जहां पे बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे क्या सेलर्स होते हैं, लेकिन सब एक जैसा प्रोडक्ट बेचते नहीं। और क्या एक ही प्राइस पे बेचते हैं? क्या एक ही प्राइस पे बेचते नहीं है। समझा? इतनी चीजें क्लियर होगी। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया? अब टाइप्स ऑफ मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट। पहला आता है क्या? मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट क्या होता है? कि ऐसा मार्केट होता है जहां पे सिर्फ एक सिंगल सेलर होता है। डुओपोली मतलब क्या होता है? एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे दो सेलर्स होते हैं और उनके अलावा कोई और वो पर्टिकुलर गुड्स बेचता नहीं है। ओलिगोपोली मतलब क्या होता है? जहां पे कुछ सेलर्स क्या करते हैं? पूरा मार्केट क्या कंट्रोल करते हैं? पूरे मार्केट का प्राइस कंट्रोल करते हैं। और मोनोपोली मार्केट क्या होता है? जहां पे सिंगल जो बायर होता है, मतलब सेलर बहुत सारे होते हैं लेकिन बायर एक ही होता है और पूरा का पूरा मार्केट वो क्या करता है? डोमिनेट करता है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग समझेंगे। सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? सोसाइटी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि वो सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या करता है? इंप्रूव करता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स को क्या करता है? एक रिजनेबल प्राइस में क्या अवेलेबल करवा के देता है। फिर साथ ही साथ जॉब्स, क्या एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करवा के देता है, सेलिंग में, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, रिसर्च, ऐसे अलग अलग क्या अपॉर्चुनिटीज क्या प्रोवाइड करते हैं। रिड्यूसेस कॉस्ट, जब देखो प्रोडक्शन बहुत लार्ज लेवल पे होगा, एफिशिएंटली होगा, तो बट ऑब्वियस बात है प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या बढ़ेगी? कम होगी? बढ़ेगी। इंक्रीजेस अवेयरनेस, अब कंज्यूमर को नए नए प्रोडक्ट्स और नए नए सर्विसेज के बारे में मार्केटिंग बताता रहता है। बूस्ट नेशनल इनकम, मार्केटिंग हेल्प करता है इंडस्ट्री को बढ़ने के लिए, जॉब्स क्रिएट करने के लिए और साथ ही साथ वेल्थ को भी डेवलप करने के लिए, तो इसका नेशनल इनकम में भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है। फिर मैनेजेस कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, हमेशा कंपनी क्या करती है? कंपनी कंज्यूमर के वांट्स क्या, रिक्वायरमेंट्स क्या, उसको समझती है और उसके हिसाब से क्या करती है? प्रोडक्ट क्या बनाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजेस कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। 2 मिनट, मुझे एक अर्जेंट काम में फटाफट से मैं आया, 2 मिनट। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करूं तो अब इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस क्या है, यहां पे अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों मार्केटिंग करना? क्योंकि बिजनेस क्या करता है? प्रोडक्ट बनाता है, तो उसकी अवेयरनेस क्रिएट कौन करता है? कंज्यूमर के बीच में मार्केटिंग करता है। ये सेल्स बढ़ाने में हेल्प करता है, नए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। फिर साथ ही साथ एक भरोसा, एक रिलेशनशिप क्या करता है? बिल्ड करता है। किसके बीच में? कंज्यूमर और बिजनेस के बीच में। एड डिसीजन मेकिंग, सही बात है, बिजनेस को हेल्प करता है ये समझने में कि कंज्यूमर की वांट क्या है, क्या बनाना है और क्या बेचना है और किस तरीके से बेचना है, ये बताने में हेल्प करता है। फिर एनकरेजेस इनोवेशन, जब कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशंस होती है कभी भी एक जैसी नहीं होती, हमेशा चेंज होती है, मार्केट में कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए, तो वहां पे उस चेंजेस को वो समझने में प्लस क्या नया ला सकते हैं उसको करने में हेल्प करता है। बिड्स कंपटीशन, कंपनी के जो कॉम्पिटिशन होते हैं उनको भी ये चेकआउट क्या करता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है? इंपॉर्टेंस टू कंज्यूमर। अब इंपॉर्टेंस टू कंज्यूमर की अगर बात करूं तो प्रोवाइड्स, कंज्यूमर को क्या नॉलेज प्रोवाइड करता है कि जो चॉइसेस है जो कर रहे हैं उस वो क्या इंग्रेडिएंट से बनी है, क्या उसकी डिटेल्स है, ये सारी चीजें बताता है। प्रोडक्ट की बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे ब्रांड ऑप्शंस के अवेलेबल करवा के देता है। कस्टमर को सेटिस्फाई करता है कि भैया आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिलेगा। फिर मेंटेन सप्लाई, और हमेशा मार्केट में क्या कभी भी सप्लाई गुड्स की कमी होने देता नहीं है। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग के फंक्शंस क्या? सबसे पहली चीज मार्केटिंग रिसर्च करना कि कंज्यूमर की वांट क्या है, डिमांड क्या है और क्या सप्लाई करना चाहिए। बाइंग एंड असेंबली, ये क्या करता है? अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल को लाता है, उसको एक जगह इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है। मार्केट प्लानिंग, ये क्या करता है? स्ट्रैटेजी बनाता है कि मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो किस तरीके से लॉन्च करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए वो। फिर क्या था? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये हमेशा कोशिश करता है कि प्रोडक्ट में किस तरीके से डेवलप किया जाए, क्या डिजाइनिंग होनी चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, क्या बैकलैश हम फेस कर सकते हैं, हमेशा ये डिजाइन करके प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये हो गया। फिर क्या था? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए, साथ ही साथ इनको क्या करता है? क्लासिफाई कर देता है उनके अलग अलग ग्रेड्स के हिसाब से, जैसे वीट, राइस आगे। फिर पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ये प्रोडक्ट्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, और जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है प्रोडक्ट के बारे में वो बताता है, कहाँ पे आपके इसमें आता है, लेबलिंग में आता है, जैसे ब्रांड नेम हो गया, इंग्रेडिएंट्स क्या यूज किए गए, क्या कैसे यूज करना है, ये सब चीज। फिर ब्रांडिंग, ये प्रोडक्ट ब्रांडिंग क्यों करना जरूरी है? ब्रांडिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्रोडक्ट को एक यूनिक आइडेंटिटी देती है बाकी सारे प्रोडक्ट से। फिर क्या आता है? कस्टमर सपोर्ट सर्विस, साथ ही साथ ये कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे वारंटीज हो गया, कस्टमर केयर हो गया, आफ्टर सेल सर्विसेज हो गई, टेक्निकल सपोर्ट हो गया।
प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये मार्केटिंग ये प्रोडक्ट की क्या सही प्राइस होगी ये डिसाइड करने में हेल्प करता है, जैसे उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसकी डिमांड क्या, डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है, कंपटीशन क्या चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। फिर प्रमोशनल चैनल्स, ये डिसाइड करता है कि चैनल्स क्या होंगे, कि एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, सेल्स प्रमोशन कैसे करना है, पर्सनल सेलिंग कैसे करनी है, कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन, ensuring smooth movement of products from manufacturer to the consumers। फिर नेक्स्ट क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब क्या होता है, जब कभी भी जो गुड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या जाते हैं उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, और वहीं पे जब हम क्या करते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन रेलवेज यूज करते हैं। फिर क्या था, वेयर हाउसिंग, मतलब गुड्स को क्या सेफली क्या सिक्योर करके रखना जब तक उसकी मार्केट में डिमांड का क्रिएट नहीं हो रही। फिर क्या था, मार्केटिंग मिक्स, 4 पीस मार्केटिंग है, पहले प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उसी में फिर ऐड क्या हो जाता है, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एनवायरमेंट। चलो फटाफट करेंगे। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, जो गुड्स और जो सर्विस हम कस्टमर्स को ऑफर करते हैं उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। प्राइस मतलब क्या होता है, जो अमाउंट हम क्या करते हैं, कस्टमर से क्या करते हैं, डिमांड करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बदले, उसे हम लोग प्राइस बोलते हैं। प्लेस मतलब क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम अलग अलग जगह पे और गुड्स को अवेलेबल करवाते हैं उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, सॉरी प्लेस बोलते हैं। प्रमोशन क्या बोलते हैं, प्रमोशन जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हम अपनाते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट करना, डोर टू डोर से सेल करना, सेल्स प्रमोशन करना। फिर पीपल, एम्प्लॉयज एंड कस्टमर इन्फ्लुएंसेस द बिजनेस सक्सेस। सही बात है, कोई भी बिजनेस अगर सक्सेस होता है तो क्यों, 2 रीजन, अगर उसके एम्प्लॉयज बहुत अच्छे से काम करे तो, और उसकी कस्टमर्स अगर अच्छा फीडबैक दे रहे तभी। फिर क्या होता है, प्रोसेस, ये स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग सर्विसेज इफेक्टिवली। फिर उसके बाद क्या था, फिजिकल एनवायरनमेंट, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था कस्टमर का जब वो क्या कर रहा था, इंटरैक्ट कर रहा था बिजनेस के साथ, वो भी बहुत ज्यादा मायने क्या करता है। अब कस्टमर इंटरैक्ट कैसे करेगा बिजनेस से, खुद बिजनेस चलाएगा नहीं, वो हमेशा इंटरैक्ट कैसे करता है, प्रोडक्ट के माध्यम से, तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर आता है हमारा 6th चैप्टर, क्या आता है, नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टशिप किसने लाया था, महात्मा गांधी जी ने लाया था, जहां पे उन्होंने बोला था कि जो वेल्दी पीपल्स होते, ठीक है, वेल्दी पीपल होने चाहिए, उन्हें सोसाइटी का एज ए ट्रस्टी काम करना चाहिए और हमेशा एक सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए काम करना चाहिए, इसलिए जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है। फिर क्या, चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी, पहले जो बिजनेस थे वो सिर्फ प्रोवाइडर्स कहलाते थे गुड्स और सर्विसेज के, लेकिन अब सोसाइटी एक्सपेक्ट क्या करते हैं, जो बिजनेस है वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, ठीक है, वहां पे ये क्या करेगा, ये सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेगा। फिर क्या, रेपुटेशन, रेपुटेशन बनाने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर बिजनेस का रेपुटेशन अच्छा है तो नाम उसका अच्छा होगा, नाम उसका अच्छा होगा तभी लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, वरना खरीदेंगे नहीं। फिर क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। सही बात है, बिजनेस एनवायरमेंट से बहुत कुछ ले रहा है तो इसका कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि एनवायरमेंट को कुछ दे भी, सही बात है, तो इसके लिए। फिर क्या आता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सही बात है, बिजनेस बहुत लार्ज स्केल पे रिसोर्सेज यूज कर रहा है और हमने देखा है रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो यहाँ पे रिसोर्सेज हमें प्रॉपर यूज करना आना चाहिए, वेस्टेज नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी आपका क्या, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियंस, वर्कर्स अपने राइट्स के बारे में अवेयर है तो ट्रेड यूनियंस क्या डिमांड करे, फेयर वेजेस के, बेटर वर्किंग कंडीशन के, और बिजनेस को क्या रेस्पॉन्सिबली इस कॉन्फ्लिक्ट को क्या करना चाहिए, आपका अवॉइड करने के लिए उसको जो भी वर्कर्स का जो डिमांड होगा, वर्कर्स की जो भी हक की चीजें होंगी वो उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। सही बात है, कंज्यूमर मूवमेंट, अब बिजनेस अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, अगर उसको अपनी जवाबदारी नहीं पता रहेगी तो वो क्या करेगा, कंज्यूमर को हरास करेगा, और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि कंज्यूमर्स अपने अधिकार को जानता है और वो उसके अगेंस्ट क्या ले सकता है, मूवमेंट क्या अराइज कर सकता है, तो ये चीज ना है। इसलिए गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट लॉज बनाती है बिजनेस को कंट्रोल कर सके। लॉज क्या करता है, मॉरल लीगल प्रेशर क्रिएट करता है बिजनेस के बीच में। फिर क्या था, लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट, अगर बिजनेस सोसाइटी के लिए काम करता है, वेलफेयर के लिए काम करता है तो लंबे टाइम तक पैसे कमाने वाला, प्रॉफिट कमाने वाला है, ठीक है, ज्यादा भरोसा कस्टमर, वर्क और गवर्नमेंट से तो ज्यादा सक्सेस। फिर क्या था, कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे पोल्यूशन हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, अनसेफ वर्क प्लेसेस होता है, ये बिजनेस द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। बिजनेस की मॉरल ड्यूटी है कि ये सारे इश्यूज को सॉल्व किया जाए। ग्लोबलाइजेशन, सही बात है, अब पूरी दुनिया क्या हो गई, एक सिंगल मार्केट प्लेस बच गया। आज मुझे अमेरिका से, चाइना से, जो जहां से भी कुछ खरीदना है मैं इजिली खरीद सकता हूं। तो जो बिजनेस है वो ग्लोबली क्या एक्सपांड हो रहे हैं और अच्छी ग्लोबल प्रैक्टिस क्या उन्हें परफॉर्म करनी चाहिए। रोल ऑफ मीडिया, मीडिया क्या करता है, इंफॉर्मेशन क्विकली ये करता है, स्प्रेड करता है, ये जो बैड बिजनेस प्रैक्टिसेस होती है और कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए चीजें करता है। बिजनेस को क्या सोशल और जो लीगल रूल्स है दोनों को ही फॉलो करनी चाहिए। अब क्या आता है, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इन्वेस्टर की है, ठीक है, इन्वेस्टर के प्रति एक बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो देखेंगे। सबसे पहली चीज प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स, हमेशा बिजनेस को एक मीटिंग क्या हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद क्या कंडक्ट करती ही रहनी चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टर हो उसको डे टू डे क्या चल रहा है बिजनेस में उसके बारे में पता हो।
फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब जो भी रिटर्न आ रहा है इन्वेस्टमेंट में, तो हमें ये नहीं कि जो प्रॉफिट का शेयर है प्रॉफिट हम कम करा दे जिससे जो इन्वेस्टर उसका शेयर कम हो जाए, ये गलत काम कभी भी हमें करना नहीं चाहिए। फिर हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, हमेशा जो बिजनेस है उसको इफेक्टिव सिस्टम क्या फॉलो करना चाहिए जिससे लॉस कम से कम हो और इन्वेस्टर को ज्यादा प्रॉफिट दे पाए। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, हमेशा बिजनेस में क्या चीजें चल रही है क्या चीजें नहीं चल रही है हमेशा इन्वेस्टर को बताता रहना चाहिए ताकि इन्वेस्टर भी क्या रहे, खुश रहे, भैया जो भी चीजें चल रही है सही चल रही है। फिर प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, अब हमें हमेशा जो रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो स्टेटमेंट होते हैं प्रॉफिट और लॉस के, वो हमेशा हमें एक्यूरेट प्रेजेंट करने चाहिए इन्वेस्टर को। फिर मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज, कंपनी को हमेशा एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि वो ग्रोथ और गुडविल दोनों ही क्या कमा सके। फिर क्या आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, पहला क्या था जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए कि भैया तेरा यहाँ पे जॉब फिक्स अगर तो अच्छे से काम करता है। फेयर रेम्युनरेशन, अगर कोई वर्कर बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसकी सैलरी भी अच्छी खासी होनी चाहिए, ऐसा नहीं बहुत मेहनत करो सैलरी ना के बराबर। हेल्थी और सेफ्टी मेजर्स, हमेशा प्रॉपर कैंटीन होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करनी, सैनिटेशन की प्रॉपर अच्छी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड क्या करनी चाहिए। साथ ही साथ वर्कर्स को प्रोटेक्टिव वेयर जैसे ग्लव्स, मास्क, हेलमेट, ये भी सब देना चाहिए क्या सेफ्टी के लिए। फिर क्या आता है गुड वर्किंग कंडीशन, वर्क प्लेस में प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, सैनिटेशन की जो प्रॉब्लम होती है जो वॉशरूम्स की वो भी प्रॉब्लम सही से होनी चाहिए। फिर बिजनेस को एक अच्छा खासा लंच ब्रेक देना चाहिए, बिजनेस को हमेशा जो वर्कर से काम कर रहा है तो लगातार काम नहीं, एक प्रॉपर पॉज और या फिर ब्रेक क्या देना चाहिए। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयर्स को हमेशा जो वर्कर्स के जो राइट्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको उनके अधिकार देने चाहिए। फिर क्या दिया एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज को हमेशा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि जो एम्प्लॉयज है वो और ज्यादा डेवलप और स्किलफुल बन सके। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, बिजनेस जब कभी भी क्या कर रहा है कोई डिसीजन ले रहा है तो उसमें वर्कर्स को भी इंक्लूड करे जिससे वर्कर्स को भी अपनापन आएगा और वर्कर्स और भी दिल से क्या काम करेंगे। प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ, हमेशा एम्प्लॉयज को जितने भी एम्प्लॉयज उनको इक्वल चांस देना चाहिए ताकि वो अपने आप को क्या कर सके उभार सके। साथ ही साथ क्लियर इंफॉर्मेशन उनको देनी चाहिए रिक्वायर्ड स्किल और एक्सपीरियंस की। फिर क्या बोला है प्रॉपर ग्रीवेंसेस, प्रॉपर ग्रीवेंसेस ऑफ प्रोसीजर, बिजनेस शुड हैव अ क्विक एंड फेयर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। यहाँ पे अगर बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कोई दिक्कत आ रही है तो वहां पे बोलते हैं कमिटी होनी चाहिए जो इन प्रॉब्लम्स को इन दिक्कत को तुरंत क्या सॉल्व करे। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, बिजनेस को टाइमली क्या टैक्स पे करना चाहिए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी चाहिए, जो भी फॉरेन एक्सचेंज क्या कर रहे हैं वो उनको फॉरेन एक्सचेंज अर्न करनी चाहिए। साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमेशा जो बिजनेस है उनको गवर्नमेंट के जो प्लान्स होते हैं गवर्नमेंट के डेवलपमेंट में क्या करना चाहिए उनको हेल्प करना चाहिए। साथ ही साथ अगर बात करूं तो गवर्नमेंट को सजेशन देना चाहिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे इंप्रूव हो सकती है, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गई, लाइसेंसिंग पॉलिसी हो गई। फिर नो फेवर्स, बिजनेस को कभी भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को ब्राइब देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब कभी भी फ्लड आता है सुनामी आता है तो वहां पे गवर्नमेंट ट्रेजरी में उनको क्या डोनेट करते रहना चाहिए। फिर क्या था रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, ज्यादा पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। फिर बेस्ट यूज, जो भी रिसोर्सेज वो यूज करे नेचर से उसका बेस्ट से बेस्ट यूज करे, कोई भी रिसोर्स खराब ना करे। फिर रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन, वहां पे इनके ये ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सीट्स रिजर्व होनी चाहिए क्या आपके बैकवर्ड क्लासेस के लिए और साथ ही साथ जो वीकर पीपल्स उनके लिए। फिर नो एंटी सोशल एक्टिविटीज, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज नहीं करनी जिसकी वजह से सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस, बिजनेस को हमेशा पैसे जो होनी चाहिए डोनेट करनी चाहिए पोवर्टी के लिए, लिटरेसी प्रोग्राम्स के लिए, एंटी ड्रग कैंपेन्स के लिए। फिर प्रिवेंटिंग कंजेशन, इंडस्ट्री शुड नॉट बी क्राउडेड इन सिटीज बट स्प्रेड टू डिफरेंट एरिया, सही बात है, जो इंडस्ट्रीज होनी चाहिए वो आपके क्या मिडल ऑफ द सिटी नहीं होनी चाहिए, वो सिटी से बाहर दूर रहनी चाहिए ताकि जो पोल्यूशन भी होता है जिससे जो लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर क्या आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा जॉब क्या करनी चाहिए क्रिएट करनी चाहिए, कैसे कर सकते हैं जब वो एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तभी। और ये लास्ट का पार्ट है, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा रीड कर लो, हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर क्या आता है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो यहाँ पे फटाफट हम लोग करेंगे इसको जल्दी से। यहाँ पे मैं प्लानिंग, अब यहाँ पे मैं प्लानिंग वाली चीजें बताने वाला हूँ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के, तो इसको मैं फटाफट से बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपकी क्विक रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप फटाफट से चीज अपनी कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद सबसे पहली चीज क्या आता है प्लानिंग आता है। प्लानिंग क्या होता है, जहां पे हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले पूरा एक इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं कि हमें कौन सी एक्टिविटी किसके बाद करनी है ये।
पहला क्या आता है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें हेल्प करता है कि हम क्लियर ऑब्जेक्टिव यानी टारगेट गोल जो हम अचीव करने सेट कर ले कि हमें क्या अचीव करना है। फिर प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन, जो हमें ये बताता है कि हमें गोल हमने सेट कर लिया, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें पहले क्या करना है फिर उसके बाद करना, मतलब जो सीक्वेंस होनी चाहिए एक्टिविटी की वो हमें बताने में हेल्प करता है। इंप्रूव परफॉर्मेंस, सही बात है, जब हम क्या हमारे ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं, गोल सेट कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि अब हमारे एक्शंस क्या होने चाहिए और उसे इंप्रूव कैसे करना है, इसके बारे में बताता है। रिस्क हमारा कम हो जाता है जब हम अच्छी तरीके से प्लान करके चलते हैं, रिस्क को कैलकुलेट कर लेते हैं तो रिस्क कम हो जाता है। प्रमोट्स इनोवेटिव थिंकिंग, सही बात है, अब प्लानिंग करते टाइम हम सोचते हैं कि कुछ नया करें, कुछ हटके करें, जिसकी वजह से एक इनोवेटिव आइडिया के आता है। हेल्प से डिसीजन मेकिंग, जहां पे अगर हम कोई भी प्लान, अगर मैंने प्लान ए बना तो बैकअप के लिए मैं प्लान बी भी लेके चलता हूं, ठीक है, जो अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं तुरंत प्लान बी पे क्या शिफ्ट हो सकूं। फिर क्या आता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग जब हम करते हैं तो बड़ा ऑब्वियस बात है हम हमेशा देख के चलते हैं ये रिसोर्सेज हमारा कम से कम वेस्ट हो, और बड़ा ऑब्वियस बात प्लानिंग करें तो हमें पता रहेगा कि इतनी क्वांटिटी बनाने के लिए इतना रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा, तो जिसकी वजह से वेस्टेज भी नहीं होगा। फिर क्या आता है, फैसिलिटेट्स कंट्रोलिंग, सही बात है, बेस ये क्या है, कंट्रोलिंग तभी हो पाएगी जब प्रॉपर प्लानिंग होगी, अगर प्लानिंग प्रॉपर नहीं होगी तो कंट्रोलिंग हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। फिर नेक्स्ट क्या आता है आपका, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, ये क्या करते हैं जब हम प्लानिंग करते हैं तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सभी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन क्या डेवलप करने में हेल्प करता है। फिर फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट, जो बाकी सारे जो मैनेजमेंट फंक्शंस है वो तभी हो पाएंगे जब पहले प्लानिंग होगी, अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो आपका बाकी सारे फंक्शंस हो पाएंगे क्या, नहीं। फिर ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जहां पर हम क्या करते हैं हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी हमें रॉ मटेरियल्स या फिर जो भी रिसोर्सेज लगते हैं उन सभी को जब हम एक साथ लेकर आते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं, उसी को हम लोग ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। सबसे पहला क्या आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, सबसे पहली चीज ये एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशंस को दोनों ही हेल्प करता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करता है कि एक्टिविटीज को क्या करने के लिए, असाइन करने के लिए। ऑपरेशंस को हेल्प क्या करता है, ताकि जो भी एक्टिविटीज क्या दी गई है उसको क्या फुलफिल करने के लिए। फिर हेल्प फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, सही बात है, ये कब अचीव हो पाता है, जब हम काम जो होते हैं काम क्या बांट देते हैं क्या लोगों की स्किल्स और स्किल्स के हिसाब से। फिर क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सही बात है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये क्लियरली क्या डिफाइन करता है, जो ड्यूटीज होती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो सभी डिफाइन कर देता है ह्यूमंस की। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सही बात है, जब काम क्या किया जाएगा आपके इफेक्टिव पर्सन को दिया जाएगा, जो काम जो पर्सन बहुत अच्छे से कर सकता है उसको दिया जाएगा, तो वहां पे हमारा जो रिसोर्स होगा बहुत ही अच्छे से यूज होगा। साथ ही साथ हेल्प फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, सही बात है, जब रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूज होंगे, चीजें सब अच्छी तरीके से यूज होंगी तो ग्रोथ तो होने वाला ही है। क्लैरिफाइज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पे क्लियरली पता चलता है कि ये काम की जवाबदारी किसको दी है और इसका रिस्पॉन्सिबल भी कौन होगा। डिफाइंस द जॉब प्रॉपर्ली, यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये क्लियरली डिफाइन हो जाता है कि कौन सा काम कौन सा पर्टिकुलर पर्सन करने वाला है। फिर यहाँ पे स्कोप फॉर द इनोवेशन, यहां पे अगर मैं बात करूं जब एक एक्सपर्ट बंदा एक पर्टिकुलर काम को करता है, जिस चीज में वो एक्सपर्ट है तो कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करेगा, कुछ नया करने की कोशिश करता है। ब्रिंग स्पेशलाइजेशन, सही बात है, जब काम अलग अलग लोगों में डिवाइड हो जाएगा तो वो काम एक पर्टिकुलर बंदा ही करेगा जो वो काम बहुत पहले से करता आ रहा है, तो बड़ा ऑब्वियसली बात है उसमें क्या एक एक्सपर्टीज आ जाएगी, उसमें एक स्पेशलाइजेशन आ जाएगा काम में। कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है। फिर यहाँ पे देखो अगेन हेल्प स्टाफिंग आता है। स्टाफिंग मतलब क्या होता है, जहां पर हम क्या करते हैं, हम ह्यूमंस को क्या करते हैं एक पर्टिकुलर काम के लिए क्या करते हैं हायर करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको हम लोग स्टाफिंग बोलते हैं। पहला क्या आता है हेल्प एचआरडी, यहाँ पे ये जो स्टाफिंग होता है ये हेल्प करता है एचआरडी को ट्रेन और क्या डेवलप करने के लिए जो वर्कफोर्स काम करी उसको। फिर हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्स, सही बात है, ट्रेनिंग के वजह से जो ह्यूमंस होते हैं वो और भी ज्यादा स्किल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी वो प्रॉपर्ली यूज हो पाती है। फिर इंप्रूव हो गया ये इंप्रूव एफिशिएंसी, सही बात है, जब ट्रेनिंग प्रॉपर्ली हुई है तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमंस होंगे वो क्या करेंगे हर एक चीज बहुत प्रॉपर्ली यूज करेंगे। फिर बिल्ड्स कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप, अब ये क्या होता है, ये जितने भी लेवल्स होते हैं टॉप लेवल मिडिल लेवल लोअर लेवल, इन सभी लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके बीच में एक अच्छा बॉन्ड और रिलेशन बनाने में हेल्प करता है। फिर क्या था मेंटेन्स हार्मनी, सही बात है, मैनेजमेंट और जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके बीच में जो क्लैशेस होते हैं वो क्लैशेस नहीं होंगे। क्यों, स्टाफिंग क्या करता है एक इंसान जिस हिसाब से काम करे उस हिसाब से उसको पेमेंट देने में भी हेल्प करता है। फिर क्या था एसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, हर एक जो स्टाफ होता है हर एक स्टाफ का क्या जो कंट्रीब्यूशन होता है फ्यूचर रोल में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, अगर स्टाफिंग प्रॉपर्ली की जाती है तो लॉन्ग टर्म तक इसका बेनिफिट मिलेगा, वरना स्टाफिंग गलत की गई तो लोग काम नहीं करेंगे और इसका दिक्कत बहुत होगा।
फिर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ये क्या होता है, बैलेंस होता है किसके बीच में, फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स के बीच में, सेम पॉइंट्स है। फिर इफेक्टिव मैनेजरल फंक्शन, वापस से यही चीज है, बाकी सारे जो फंक्शंस मैनेजमेंट के वो प्रॉपर्ली स्मूथली वर्क करना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या आता है डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है कि जहां पे हम क्या करते हैं, हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, और इंस्पायर करते हैं लोगों को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग बोलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या डायरेक्टिंग की, यहां पे ध्यान दो। पहला क्या आता है डायरेक्टिंग, जब ये हेल्प करता है एम्प्लॉइज को, क्या जो चेंजेस हो रहे, एनवायरमेंट पे, ऑर्गेनाइजेशन के, उसको समझने में हेल्प करते हैं। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, अगर मैंने आपको बता दिया कि आपको यही करना और यही काम आपको इस तरीके से करना, तो उसी तरीके से करोगे, जिससे जो एरर्स होंगे कम होंगे और रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूज होंगे। क्रिएट्स टीम स्पिरिट, डायरेक्टिंग क्या करता है, जितने भी टीम में मेंबर्स होते हैं उन सभी को मोटिवेट करने में हेल्प करता है, ताकि वो अपना एफर्ट बहुत अच्छे से लगा सके। फिर क्या आता है इनिशिएट एक्शन, हर एक एक्शन को क्या किया जाए, टाइमली क्या डायरेक्ट किया जाता है कि इसको इस तरीके से करना है, फिर उसके बाद आपको ये काम करना है। फिर इंटीग्रेट एफर्ट, सारे जो एम्प्लॉइज होते हैं, सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलजुल कर काम करता है, जिसकी वजह से हम एक पर्टिकुलर गोल के लिए काम करते हैं। फिर मीन्स ऑफ मोटिवेशन, अब यहाँ पे जो ये सबऑर्डिनेट से ओपिनियन लेता है, जिससे जो सबऑर्डिनेट को भी लगता है कि मुझे भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ठीक है, और जो उन्हें मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स दोनों देती है। फिर क्या आता है एक्सप्लोर कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, अब जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को काम अलॉट करते हो तो आपको पता चलता है उस बंदे की क्षमता क्या है, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। कॉपरेशन, कॉपरेशन कब आता है, जब सबऑर्डिनेट्स आपको क्या करेंगे, कॉपरेट करेंगे, अगर कॉपरेट ही नहीं करेंगे तो कॉपरेशन क्रिएट हो पाएगा नहीं, तो गोल अचीव हो पाएगा नहीं, तो ये हेल्प करता है कॉपरेशन करने में, कॉपरेशन क्रिएट करने में। फिर आपका नेक्स्ट क्या आता है, आपका कंट्रोलिंग है, ठीक है, लास्ट के दो टॉपिक्स और फटाफट करेंगे, ठीक है। अचीव ऑर्गेनाइजेशनल, सॉरी यही चल रहा था, सॉरी ये वाला चल रहा, ठीक है। प्रोवाइड स्टेबिलिटी, ये क्या करता है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के बीच में एक स्टेबिलिटी, एक रिलेशन बनाने में हेल्प करता है, जिससे जो एम्प्लॉइज रेगुलर वर्क कर पाते हैं उसी मोटिवेशन के हिसाब से। इंक्रीजेस एफिशिएंसी लेवल, सही बात है, जब एक साथ लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो वेस्टेज क्या ना के बराबर होगा, टाइम भी वेस्ट होगा नहीं। फिर क्या था कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग मतलब क्या होता है, जितने भी लोग काम करें सभी का जो एफर्ट्स हम मिलजुल के क्या काम करें, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव कर सके, उसको हम लोग कोऑर्डिनेटिंग बोलते हैं। सबसे पहली चीज कोऑर्डिनेटिंग क्या करता है, गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन, जहां पे हर एक डिपार्टमेंट को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाता है कि उन्हें क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है। फिर क्या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जब कभी भी अलग अलग डिपार्टमेंट सब मिलजुल के काम करते हैं तो जो कॉमन गोल होता है, कॉमन गोल अचीव करने के लिए, तो उस गोल को प्रॉपर्ली वो अचीव कर पाते हैं। फैसिलिटेट्स मोटिवेशन, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की वजह से एक बंदा जो होता है मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों ही तरह के इंसेंटिव्स कमाता है। फिर एनकरेजेस टीम स्पिरिट्स, जो टीम में जो लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, वो सभी कोऑर्डिनेशन की वजह से कम हो जाते हैं। इंप्रूव रिलेशन, जो अलग अलग लेवल के जो मैनेजमेंट्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इन सभी के बीच में जो रिलेशन होता है वो स्मूथली वर्क करने लगता है, वो अच्छे से मिलजुल के प्यार से क्या काम करने लगते हैं। लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, इसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगा, प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। स्पेशलाइजेशन लीड्स टू ग्रोथ एंड सक्सेस, अब जब एक बंदा पर्टिकुलर काम के लिए स्पेशलाइज हो जाएगा तो बड़ा वैसे उसकी ग्रोथ और सक्सेस तो होने वाली है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ये मैंने ऑलरेडी बताया। अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये मैंने अभी समझाया था। इंप्रूव्स गुडविल, सही बात है, जब आप अच्छा काम करोगे, अच्छे से प्रॉफिट कमाओगे तो आपका मार्केट में रेपुटेशन और गुडविल भी क्या बढ़ेगा। फिर क्या आता है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मतलब हर एक जो बिजनेस में एक्टिविटीज होती है उसको हमें क्या करते हैं, हम नाप तोल के उसको जब कवर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग बोलते हैं। सबसे पहले क्या बोला, एक्ट एज अ गाइड, सही बात है, हर एक फॉर एवरीवन मैनेजर एज वेल एज सबऑर्डिनेट्स। ये क्या करता है, जब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ये काम को इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, तो मैनेजर को भी पता होता है, मैनेजर फिर अपने सबऑर्डिनेट्स को उस हिसाब से क्या गाइड कर पाते हैं। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं काम के, मतलब एक लेवल होता है, एक बेंचमार्क जो होता है काम का, बार बार क्या रिवाइज किया जाता है। फिर साइकोलॉजिकल प्रेशर्स, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स अगर मैं बात करूं, जो परफॉर्मेंस आर इवैल्यूएटेड विद द स्टैंडर्ड टारगेट्स, यहाँ पे हमेशा जो एक बंदा किस तरीके से काम कर रहा है उसको हमेशा क्या किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, उससे हमेशा क्या किया जाता है, चेक किया जाता है उसके टारगेट के हिसाब से। इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, जब कंटिन्यूस चेक होता रहेगा परफॉर्मेंस के बीच में तो उनके क्या ऑर्डर्स है, कंटिन्यूस चेक किया जाएगा परफॉर्मेंस, तो वो जो लोग होंगे, एम्प्लॉइज होंगे, प्रॉपर्ली वर्क कर पाएंगे। फिर क्या आता है, इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, थोड़ी देर पहले समझा। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझा। मोटिवेट्स एम्प्लॉइज को मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों ही तरीके से क्या करता है, ये मोटिवेट करता है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझा।
फुलफिलिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, सही बात है, जब पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलजुल के काम करेगा तो वो अपने जो गोल्स को अचीव कर पाएगा। बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज, यानी गुडविल ही है। तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप ये कॉमन पॉइंट्स का एक लिस्ट बना सकते हो जिससे आपके लिए थोड़ी बहुत क्या और ज्यादा हेल्प हो जाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको पूरी की पूरी चीज समझी होंगी। अगर आप चाहते हो कुछ और सेशन तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।